Hello everyone, welcome to another video of concept talk of EG classes. So today we are going to understand Hindu Succession Act. So don't worry about it. I am not going to teach what is Hindu Succession Act and what all are the provisions of the Hindu Succession Act, because it will take an exhaustive and a consumable task. So but I would गिव यू अ ब्रीफ। मैं सिर्फ आपके सामने मुखातिब इसलिए हुआ हूँ क्योंकि दो चार जजमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने पूरे हिंदू सक्सेशन एक्ट का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। तो उसके जानने के लिए, उन जजमेंट्स को जानने के लिए, उन जजमेंट्स की समझ को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट होता क्या है और ये किसके लिए बनाया गया है, क्या क्या चीज़ इसमें आती हैं। तो वो सब हम आज जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, दो शब्द होते हैं, दो एक्सप्रेशन होते हैं। एक होता है एनेक्टमेंट, एक होता है एनफोर्समेंट। एनेक्टमेंट, एनफोर्समेंट, क्या ये दोनों शब्द समानार्थक हैं? क्या इन दोनों का मतलब एक ही होता है? अगर एक ही नहीं होता, सो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशन? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 17th June 1956। 1956, 17 जून 1956 को हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो। जब भी कभी हम कोई विधि पढ़ते हैं, कोई कानून पढ़ते हैं या कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, उसमें दो डेट्स मेंशन जरूर होती। एक वो डेट जब प्रेसिडेंट साहब ने बिल को, जो बिल पेश होता है लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर साहब के द्वारा, अपनी अनुमति दी, अपनी एसेंट दी। तो जिस दिन वो एक्ट लॉ बनता है, उस डेट को कहते हैं डेट ऑफ एसेंट। That is enactment. That is date of enactment. For an example, recently due to the overhaul of the all three criminal laws, that is BNS, BNSS and BSA, राष्ट्रपति जी ने अपनी जो एसेंट है, प्रेसिडेंट ने अपनी जो एसेंट है उन बिल्स को दी थी 25 दिसंबर 2023। क्या 25 दिसंबर 2023 को ही बीएनएस लागू हो गया था? नहीं हुआ। बस क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी प्रेसिडेंट की। तो उसका मतलब होता है एनेक्टमेंट। और जिस दिन से वो पर्टिकुलर लॉ लागू होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं एनफोर्समेंट। जैसे 1 जुलाई 2024 बीएनएस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड रिपील ऑफ, मतलब खत्म हो गया क्या? आईपीसी। So similarly, when in any law, you would find that there is no mentioning of any enforcement date, then the date of assent to be construed as the date of enforcement, that is 17 June 1956। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 17 जून 1956 को ही डेट ऑफ एनफोर्समेंट माना गया। आगे हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? Laws are various kinds. There are various types of laws, such as criminal law, civil law. If we divide the laws on the basis of their procedure, on the basis of their enrichment, so there is substantive law, there is procedural law, प्रक्रियाबद्ध विधि जिसे कहते हैं आप। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट is a civil law and it is a personal law. It is a personal law which is a dimension of civil law only. ये पर्सनल लॉ होता क्या है सर? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। पर्सनल लॉ उन मैटर्स को डील करता है जो आपकी डे टू डे अराउंड एक्टिविटीज में पर्सनल आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे मैरिज,
डाइवोर्स, सक्सेशन, अडोप्शन, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप। अब जो विवाह हो रहा है वो दो लोगों के बीच का एक पर्सनल अफेयर है। सक्सेशन मीन्स प्रॉपर्टी, अगर आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी है वो आपके पास कैसे होगी, आपका उसमें क्या हिस्सा होगा, वो सब। डाइवोर्स, डाइवोर्स कैसे होगा? And it is pivotal to know that all these personal laws are based upon some of the religion. ये क्या चीज है? इतनी गहराई में क्यों जा रहे हैं हम? गहराई की बात कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्क समझ का है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं भारत में अगर कोई चोरी करेगा तो सभी के लिए 3 साल की सजा है। पर अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई हिंदू चोरी करेगा उसके लिए 3 साल की सजा है, और कोई मुस्लिम चोरी करेगा उसके लिए 1 साल की सजा है, और कोई सिख चोरी करेगा उसके लिए 6 महीने की सजा है, तो इट इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। So if I change the religion, personal law would be changed. It is not like the criminal law. Religion बदलेगा तो पर्सनल लॉज भी बदलेंगे, बिकॉज पर्सनल लॉज आर बेस्ड अपॉन द रिलीजन ऑफ अ पर्सन। आई होप यू आर गेटिंग इट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई चेंज द रिलीजन 1, पर्सनल लॉज 1, religion 2, personal laws 2. That means if I change the religion, the law which are governing the personal affairs of an individual, that will also change. So Hindu law, Hindu Succession Act is a kind of personal law which is useful for the succession. इतना आप लोगों को समझ आया? पर्सनल लॉ क्या होता है, व्हाट इज पर्सनल लॉ, ये हम समझ गए। अब सर आपने कहा पर्सनल लॉ डिपेंड्स अपॉन द रिलीजन, तो जैसे कि नाम बता रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट वुड बी, सर ये किस पे अप्लाई करेगा? द हिंदू सक्सेशन एक्ट वुड बी एप्लीकेबल ओनली टू हिंदूज, ओनली टू हिंदू। सर ये हिंदू कौन होता है? हाउ कैन आई से that you are Hindu? If I am saying that, sir, I am a Hindu by religion, how do you know that I am Hindu by religion? Because Hindu कौन होता है? Who is a Hindu? That is the definition and the criteria given by under section 2 of HSA and HAMA also, HMA also. So who is a Hindu? Who is a Hindu? The question arises, who is a Hindu? हिंदू कौन होता है, ये हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू बाय रिलीजन, जिसका धर्म हिंदू हो। मुझे कैसे पता या आपको कैसे पता मेरा धर्म हिंदू है? बिकॉज ऑफ द पेरेंटल टेस्ट, बिकॉज ऑफ द पेरेंटल टेस्ट। ये क्या है अभी समझेंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे भी समझेंगे। पेरेंटल टेस्ट मीन्स मेरे माता पिता का जो धर्म है, जो मेरे माता पिता का रिलीजन है, वही सेम रिलीजन मेरे पे एप्लीकेबल होगा। वो आपने मूवी देखी है पीके, उसमें कहते हैं ठप्पा कहाँ है? देयर इज ऑलवेज अ ठप्पा बेस्टोड अपॉन बाय द लॉ इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल टेस्ट। हमेशा रिलीजन का एक ठप्पा होता है जो कि लॉ हमें प्रोवाइड करता है थ्रू पेरेंटल टेस्ट, थ्रू आवर फादर, थ्रू आवर मदर। तो किसी पर्सन के दोनों माता पिता का धर्म अगर हिंदू है तो वो हिंदू है। अब सर एक क्वेश्चन यहां ये भी आ सकता है, अगर माता पिता में से कोई एक हिंदू धर्म को फॉलो करता है, कोई एक हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करता, तो बच्चा किस धर्म का हो? व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द चाइल्ड? इफ husband is Muslim, if the father is Muslim and the mother is Hindu, can I say that the religion of the children would be automatically be formed in? No.
This is also a misconception. So how to determine in that case where both the parents belongs to different religion and one of the parent is from the Hindu religion and the other one is from the different religion? The test here is upbringing. The test here is upbringing. उस बच्चे को जिस परिवेश में पाला पोसा जाएगा, जिस ट्रेडिशन और कस्टम, जिस धर्म के अनुसार पाला पोसा जाएगा, उसी धर्म का कहलाएगा. देयर इज अ वेरी फेमस केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी. तो हिंदू बाय रिलीजन हमें समझ आ गया. देयर इज अ पेरेंटल टेस्ट. बाय पेरेंटल टेस्ट वी नो दैट दिस पर्सन इज अ हिंदू. व्हाट इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया? The next criteria which provides you that this person is Hindu or not, Hindu by law. Hindu by law. पर ये क्या है? If you see carefully, if we read Hindu Succession Act or the Hindu Marriage Act, in the definitional clause itself, the statute provides that any Buddhist, Jain, Sikh is to be read as a Hindu. So the law is giving a uniform code to be applicable to Hindus, to the Buddhist, to the Sikh, to the Jain. So I can say that this is a uniform civil code for all these religions. Yes, it is. So Hindu by law means all the Buddhist person, all the Jain person, all the Sikh person. They are also included in this term. So if I say Hindu in this class, I mean Hindu by religion, Buddhist by religion, Jain by religion, Sikh by religion. They all are to be considered as Hindu under this act. The next criteria is Hindu by conversion or reconversion. ये क्या होता है? Conversion means if you belong to another religion, you convert yourself into Hinduism. That means from now onwards, you are a Hindu. That is conversion. And right to convert, that is given under Article 25, right to profess, practice and propagate your religion. You can do that. But forcefully conversion is a crime, is an offense. Okay? Willfully you can do. It is mentioned in Article 25. So what is reconversion? Conversion आया समझ, एक धर्म से आप दूसरे धर्म में आए, हिंदू धर्म में आए, you are considered as Hindu. Reconversion means earlier, originally you were Hindu, you convert yourself to another religion, then you again reconvert yourself into Hinduism. That means you again to be considered as a Hindu. That is the meaning. Another thing, another way to identify is Hindu by presumption. What does that mean? If a person, अगर कोई व्यक्ति ना तो वो पारसी है, ना ज्यूज है, ना क्रिश्चियन है, ना वो मुस्लिम है, तो वो हिंदू है. दिस इज अ प्रिजम्पशन. बट प्लीज बी माइंडफुल, इफ दिस इज अ प्रिजम्पशन, इट इज डिब्यूटेबल. डिब्यूट कर सकते हैं आप इसे, रिबटेबल. द पर्सन विल से डेट इफ आई एम नॉट अ मुस्लिम, ज्यूज, पारसी, क्रिश्चियन, इफ आई वॉज नॉट followed, I have not followed any of the tradition and the custom which is applicable on the Hindus, he can also rebut. Okay? That is the meaning of by presumption. अगर आप किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं तो आप तो कहलाई जाएंगे, बट इट इज डिबेटेबल. आप उसको अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हो उसी. आई एम नॉट और नॉट. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हिंदू. अगर हम दोनों सही हिसाब से सही पेस पे चल. नाउ द कंसेप्ट अगेन कम्स co-partner. What is co-partner? What do you understand by this term? Because काफी बार मैंने लोगों को देखा है कि वो को-पार्टनर और जॉइंट हिंदू फैमिली में बड़े कंफ्यूज.
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोपार्सनर? कहते हैं ना दिस इज कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, है ना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोपार्सनर? लेट मी गिव यू अ क्विक एंड अ सिंपल एग्जांपल ऑफ any person. For an example, is a father. This is FS, FSS. 1, 2, 3, 4. They are 4 generation. 1, 4. And he is the last male holder alive. So you can say that father, son, grandson, great grandson, they all are considered as co-partner. There is a limit of co-partner. कितनी डिग्रीज तक, कितनी जनरेशन तक co-partner कहा जा सकता है? It is 4 generation only. Only 4 generation. Now next question arises. ये 4 जनरेशन है, ये कहीं मेंशन है कि 4 ही जनरेशन co-partnering में आएंगी, इसके अलावा नहीं है? Indeed, it is not mentioned. But before 1956 Act, all the Hindu succession would be governed by the traditions and the custom. And if you are aware of the fact that जब लास्ट राइट्स परफॉर्म होते हैं किसी पर्सन के, पिंडदान एंड एटसेट्रा, मुखाग्नि वगैरह देते हैं, देन देयर इज अ सेइंग इन द हिंदू धर्म दैट ये 4 जनरेशन ही कर सकती हैं। जो डिसीज्ड हैं 4 जनरेशन उनकी कर सकती हैं, 4 जनरेशन के अलावा 5वीं जनरेशन नहीं कर सकती। तो फ्रॉम देयर वी हैव ट्रेस्ड दैट only 4 generation are included here. It is not mentioned anywhere. Okay, 4 generation. ठीक है, the 4 generation, that is father, son, grandson, great grandson, they are co-partners to it. Now what is the significance of this co-partnery? What is the importance of this co-partnery? Co-partnery means if this father has some property, for an example, property 1, let's count, इनके पास एक property है, this is one property. He received this property from his father, and his father received this property from his grandfather or his grandfather. That means he is holding ancestral property, co-partnery property. For an example, if this F के पास ये एक प्रॉपर्टी है, the time he got married to B, he came, he has also a birthright into that property. That is the meaning of co-partnership. It is unobstructed heritage, कोई obstruction नहीं है. Due to the fact that you are born in this family, you have a right in the co-partnery. That is the meaning of co-partner. Why it is so much important? Because before 2005 Amendment Act, before 2005 Amendment Act, HSA में जो हुआ था 2005 को एक अमेंडमेंट लाया गया था जिससे कि गर्ल चाइल्ड को और फीमेल को भी को-पार्टनर बना दिया गया था। इससे पहले विमेन, गर्ल्स और महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था। टू क्रिएट अ जेंडर जस्टिस विद इन द सोसाइटी, they have amended the Hindu Succession Act, and with that particular amendment, आप भी यहाँ देखोगे मैंने सन लिखा है, कहीं डॉटर नहीं लिखा। That was a sequence followed before 2005. But with the commencement of Hindu Succession Act, Amendment Act 2005, the female or the women or the girl child is also to be treated as a co-partner, whether married or unmarried, immaterial. I hope you are getting it. Now, what is the difference between co-partnery and joint Hindu family property? Co-partnery is limited to the 4 generation, but joint Hindu family is not limited only to the 4 generation. It is unlimited. It is unlimited. That is the first difference. Unlimited.
earlier what used to happen, we have excluded the women from getting the benefit of the co-partner. Are you getting it? But from since inception in the joint Hindu family, women considered as a part of joint Hindu family, daughter considered as a part of joint Hindu family. That is also the case. And to trace the co-partnership, you have to identify who was or who is the last male holder alive. Last male holder कौन है जिसके पास प्रॉपर्टी है? ये हैं, आपको ट्रेस करना पड़ेगा. And when he passed away, the co-partnership would start from the new generation. But here in the joint Hindu family, the last male holder alive, if he dies, the joint Hindu family does not comes to an end. चलती रहेगी, will still in the continuity. Getting it or not? These are some of the aspects of the co-partner and joint Hindu family property. Now next contention. There are some important cases जहां से हमने बात शुरू करी थी कि कुछ लैंडमार्क डिसीजंस आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट की काया पलट की है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 2005 से पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे. सर्वाइवरशिप वगैरह से वो मिला था, डेट इज अनदर कंसेप्ट. तो एक केस आया प्रकाश वर्सेस फूलवती. इन्होंने इस केस में क्या इश्यूज थे और क्या चीजें आई इसमें निकल के? मुद्दा ये था, जब कहा गया कि तो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2005, ये लागू हुआ 9/9/2005 से. अब मुद्दा ये था, इससे क्या हुआ? व्हाट इज द इफेक्ट? द विमेन और द फीमेल आइडेंटिफाइड एज co-partner, as co-partner. इसका क्या इफेक्ट हुआ? नाउ द फीमेल कैन क्लेम द बर्थ राइट इन टू द co-partnership प्रॉपर्टी. co-partnership प्रॉपर्टी क्या है अभी हमने देखा. तो शी कैन क्लेम अ बर्थ राइट इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि 2005 अमेंडमेंट ने क्या दिया? co-partnership का अधिकार दिया. Now the question before the court was whether this act would be applicable retrospectively or prospectively. ये क्या होता है अभी समझेंगे. ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा या प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा? ये क्या होता है? 9/9/2005 को हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आई, जिसने महिलाओं को अधिकार दिया डेट नाउ यू आर अ co-partner. बीइंग द co-partner इन द फैमिली, यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द बर्थ राइट इन टू द co-partnership प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वो अधिकार इस डेट से मिला है या सिंस द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड तब से मिला है? अभी समझते हैं. ये फीमेल चाइल्ड है ए, 2005 तक ये co-partner नहीं थी. 9/9/2005 में इनको co-partner बनाया गया. co-partner बनते ही इन्हें मिले प्रॉपर्टी में बर्थ राइट. अब मुद्दा ये आया, जो बर्थ राइट यहां से मिलेंगे या जब इनका जन्म हुआ, लेट्स से शी इज बोर्न ऑन 9/9/1983 बाय बर्थ, ये राइट कब से मिलेंगे? इस डेट से या बर्थ डेट से? इशू क्या था? अगर बैक डेट से इनको बाय बर्थ लिखा एक्ट में, बाय बर्थ ही है, बट बाय बर्थ अगर बनाया जाए तो इट माइट बी पॉसिबल 2005 से पहले अगर प्रॉपर्टी में जितनी भी पार्टीशंस हुई हैं वो सब रीओपन करनी पड़ेगी. डेट विल फ्लड द कोर्ट्स. इतने केसेस आ जाएंगे रीओपनिंग के. तो अगर आप सेक्शन 6 अगर ध्यान से पढ़ेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसमें एक और डेट मेंशन है, दैट इज द डेट ऑफ
30/12/2004। ये क्या है? कोर्ट एक्ट में लिखा हुआ है that now the female or the daughter is a co-partner by birth, but any of the transaction which happened before 2012-2004 they are inoperative. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन 20/12/2004 से पहले हो चुके हैं, जो भी पार्टीशन हो चुके हैं, कैन नॉट रीओपन इट। ये डेट क्यों है? ये डेट तो समझ आया, इस डेट को आया, ये डेट क्यों? ये डेट इसलिए है क्योंकि जब ये बिल पास हुआ था या राज्यसभा में जब इस बिल के बारे में चर्चा चल रही थी, तो मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि ऐसा कोई एक्ट आने वाला है जो कि महिलाओं को एक राइट दे सकता है, को पार्टनर बना सकता है। तो इस बीच में ये भी हो सकता था कि सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करवा दी जाए, ताकि 2005 से जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो तब फीमेल को अपना राइट ही ना देना पड़े। इन दैट केस व्हाट हैपेंड, 20/12/2004 से पहले के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी, सबको इनऑपरेटिव कर दिया गया। बट जब ये डेट, जब ये मुद्दा सुर्खियों में आया, तो लोगों ने इल प्रैक्टिसेस शुरू करी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड द सोशल जस्टिस फॉर द वुमेन। दे हैव प्रोवाइडेड दैट ऑल द ट्रांजैक्शन विच आर विदिन फ्रॉम दिस डेट कैन बी चैलेंज। अब आपको आया समझ? तो कोर्ट ने प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में कहा, दिस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली, मींस इस डेट से एप्लीकेबल होगा, बाय बर्थ नहीं हो। ये जजमेंट प्रकाश वर्सेस फूलवती केस ने दी। नेक्स्ट देखेंगे, एक और केस आया, दनम्मा वर्सेस अमर। इस केस में भी यही मुद्दा था, whether the Hindu Succession Amendment Act would be applicable prospectively or retrospectively, and in that case court differ from the opinion of फूलवती case and held that कि जो ये फीमेल है, बी फीमेल है, ये बाय बर्थ है, बाय बर्थ, लाइक एज ऑफ द सन। सन भी बाय बर्थ है, मेल ए, ये भी बाय बर्थ है। तो इनको बाय बर्थ मिल रहा है, इन्हें 2005 से मिल रहा है। डेट इज नॉट द वैलिड केस। दे आर द को पार्टनर ऑन द वर्च्यू ऑफ दैट they are born in that family. So this act should be applicable retrospectively from their birth. So in this case the court held that Hindu Succession Amendment Act would be applicable what? Retrospectively. By birth. आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नाउ एक और केस आया, आप ये 2 जजेस बेंच इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि देर आर सिमिलर जजमेंट्स पास बाय ऑनरेबल कोर्ट एंड दे आर फ्रॉम द सेम जजेस बेंच, 2 जजेस बेंच, द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस आर द सेम, वर द सेम। ओके, तो जब तक कोई कंक्लूडिंग रिमार्क ना आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? लार्जर बेंच रही है, सेम बेंच। नेक्स्ट एक केस आता है पगम्मल वर्सेस टीबी राजू। इस केस में क्या हुआ? सेम इश्यू, वेदर रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, एंड इन दिस केस द कोर्ट pronounced the judgment on the lines of Prakash versus Fulvati, on the lines Prakash versus Fulvati। इसी लाइन पे जो बोला गया था कि प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। इन दिस केस दे हैव ओपाइंड द सेम, reiterated the same facts which were pronounced in the Prakash versus Fulvati case. So also in this case they said that HSAA would be applicable from the prospective date, that is prospective operation of that particular act. इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया जिसमें बहुत सारे इश्यूज को
डील किया गया जिसका नाम था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कोर्ट ने कहा that this act neither applicable retrospectively nor it is applicable prospectively, but it is applicable retroactively. retroactively ये क्या होता है? ये क्या नई चीज निकाली माननीय न्यायालय ने? रेट्रोएक्टिवली का मीन्स का तो समझ चुके हैं ना आप, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स से फ्रॉम द बर्थ, prospective means from the amendment act, from the date of the amendment. What is this retroactively? Retroactively means आपके पास कुछ अधिकार इसलिए हैं क्योंकि they are based upon the previous antecedents. You have the rights because on the basis of your previous antecedents. इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ इतना सा मतलब हुआ, if this is a female बाय बर्थ, इनको अधिकार क्यों मिल रहा है? बिकॉज शी हैज बीन बोर्न इन द फैमिली ऑफ फादर। की जो फादर हैं की फैमिली में ये बोर्न हुई, उनकी ये डॉटर हैं, इसलिए इनको अधिकार मिल रहा है। बट दिस इज रेट्रोएक्टिवली एंड डेट इज एप्लीकेबल फ्रॉम बाय 9/9/2005 विदाउट टचिंग दिस डेट डेट, दिसंबर डेट। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में कहा दिस एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, विल बी एप्लीकेबल रेट्रोएक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रोस्पेक्टिवली। These are the major cases which change the succession law of India, basically Hindu succession. I hope आपको concept समझ आया होगा. If you need more detailed video with respect to this, what is succession, what is survivorship, what is co-passionary, you can also mention in your comments. हम जो भी आप comments करेंगे आपके मुताबिक आपके सामने उस concept पे video. Thank you for watching.